मैंने लिपस्टिक निकाली। गहरे लाल रंग की लिपस्टिक पर मैंने उस पाउडर का छिड़काव किया तो लिपस्टिक थोड़ी थोड़ी बैंगनी नज़र आने लगी। मैंने वो लिपस्टिक अपने अधरों के अग्रभाग पर लगाई और अधरों की मदद से ही उसकी पूरी कोटिंग को एक सार बनाया। दोनों अधरों के एक दूसरे पर मालिश की। अब शारीरिक रूप से मैं पूरी तरह तैयार थी और काली लॉन्जरी के पीछे से मेरा मक्खन बदन दमक रहा था। तो मोहतरमा मौत की गुड़िया बनी दुश्मनों का नाश करने जा रही है। बॉन्ड मेरे गिर्द चहलकदमी करता चहका। अपने होठों के शीशे में एक दूसरे से रगड़ते अपनी लिपस्टिक व्यवस्थित करते मैं चहकी। मौत की गुड़िया कहो या जहर की पुड़िया। अंततः मैं पुनः रसोई में निकल गई। नैन्स बॉन्ड भी मेरे पीछे पीछे रसोई में पहुंचा। मैंने फाउंडेशन लोशन का काफ़ी लोशन उस कांच पाउडर के मिश्रण में मिला दिया। फिर मैंने उसे अच्छी तरह मिक्स किया। अंततः वो मिश्रण एक नरम सी पेस्ट में तब्दील हो गया। फिर मैं उस पेस्ट को अपनी दोनों हाथों में मलने बैठ गई। कांच की चुभन मुझे अपने हाथों में महसूस हो रही थी। अगले ही मिनट मेरे दोनों हाथों में वो कांच युक्त पेस्ट अच्छी तरह लगा हुआ था और स्किन फाउंडेशन की वजह से उसका रंग पूरी तरह मेरी त्वचा के रंग जैसा नज़र आ रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि मैंने अपने शरीर या हाथों पर सिवाय फाउंडेशन लोशन के किसी अन्य चीज़ का लेपन किया है। फिर मैंने अपना भरपूर मुआयना किया और बोली, चलूँ? कोई हथियार तो ले लो। बॉन्ड मेरी कमर पर हाथ रखता बोला, क्या ज़रूरत है? हूर का हुस्न ही हथियार है। देखना दुश्मनों के छक्के आज यह हसीना कैसे छुड़ाएगी। बाय। फिर मैं बॉन्ड से विदा लेती बाहर की तरफ बढ़ी। बाय। मैं सीढ़ियाँ उतरती नीचे पार्किंग में पहुंची। अगले 2 मिनट बाद मैं अपनी पेलियों में मजनू का टीला की तरफ बढ़ी जा रही थी। पीछे बॉन्ड ने मीर नौरानी के भेजे कुत्तों से अच्छी तरह निपट लेना था, इस बात का मुझे पूरा विश्वास था। मजनू का टीला दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के पास बना नशेड़ियों का एक छोटा सा ठिकाना था। वहाँ लड़कियों ने अपने बार खोल रखे थे और वहाँ ताड़ी कच्ची शराब का व्यापार होता था। ताड़ी यानी कच्ची शराब का व्यापार होता था। छोटे मोटे कैंपों में ग्राहकों की ताड़ी जैसी सस्ती शराब सस्ते दामों पर मुहैया कराई जाती थी। कई चरस गांजे के शौकीन हिप्पी भी वहां आते थे। अतः वो इलाका दिल्ली का अच्छा खासा बदनाम इलाका माना जाता था, पर वहाँ जिस्म का कारोबार हरगिज़ नहीं होता था और यही विशेषता मजनू का टीला की मुख्य वजह बनी हुई थी। मैं उधर चल तो पड़ी थी, पर मुझे यह पता ना था कि मीर नौरानी मुझे कहाँ मिलेगा। मजनू का टीला तो बहुत बड़ा इलाका था। मैं भी जल्दबाजी में उससे पूछना भूल गई थी कि हमें मिलना कहाँ पर है। बहरहाल मैं वहाँ पहुँची। उस वक्त रात के 10:30 बजे थे और मुलाकात का समय 11 का था। मैं एक ताड़ी के अड्डे की तरफ बढ़ने लगी। एक हकीकत यह भी थी कि मेरे दुश्मनों ने मुझे खुद ही ढूंढ लेना था, क्योंकि असली कोहिनूर की ज़रूरत उन्हें थी और वो उन्हें मेरे से ही हासिल होना था। मुझे उम्मीद तो थी कि वहाँ पर कुछ नशेड़ी मेरी ताक में ज़रूर मौजूद होंगे। वो एक बड़ा सा तंबू नुमा कैंप था जिसकी तरफ मैं बढ़ी जा रही थी। उस कैंप में पेट्रोल मार्क्स की रोशनी चमक रही थी और तंबू के भीतर से ही नशे में डूबे ग्राहकों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अभी उस कैंप से 100 कदम दूर थी कि सामने से एक पेड़ के पीछे से एक शख्स निकलता मेरी तरफ बढ़ा। मजनू का टीला एक कच्चा इलाका था जहाँ काफ़ी दूर तक बड़ा सा मैदान ही नज़र आता था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और 10-10 गज की दूरी पर वैसे कई तंबूनुमा कैंप नज़र आ रहे थे। बहरहाल मैं अभी उस शख्स का ध्यान से देखती कि मेरे बाईं तरफ काफ़ी दूर बने एक तंबू के पीछे से दूसरा शख्स निकला और मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास में ही एक तिब्बती मार्केट थी, उसी के परिधान वहाँ जहाँ तिब्बत के परिधान वगैरह बेचे जाते थे। मेरी पहलियों और यौवन की पहचान से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैडम नीला दामली ही हैं। तभी दाईं तरफ पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के हजूम के पीछे से एक शख्स मेरी तरफ बढ़ने लगा। यानी मेरे सामने और दाएं बाएं से 3 शख्स मेरी तरफ चले आ रहे थे। मैं अदा से पीछे झूम गई। मेरे पीछे से चौथा शख्स मेरी तरफ पहुंच रहा था। मैं अदा से उसका इंतज़ार करती अपनी डनहिल सुलगाने में मशगूल हो गई। उस खाली मैदान में ही वारदात होने का अंदाज़ा मुझे होने लगा था।